नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो है वो जो नोट बैंक वर्सेस वोट बैंक वर्सेस नोट बैंक यानी, और दूसरा टॉपिक मैं इसको दूंगा मिथ ऑफ मुस्लिम वोट बैंक। मिथ ऑफ मुस्लिम वोट बैंक कि पिछले 60 साल से और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा झूठ है वो मुस्लिम वोट बैंक का है। कभी भी बात आती है कि भाई चलो किसी ने कहा कि भाई कांग्रेस है वो बांग्लादेशियों को देश में क्यों घुसने देती है, तो मान लो उसने कहा वोट बैंक कारण दिया जाता है। एक ही कारण देते हैं कि बांग्लादेशी है वो कांग्रेस को वोट देते हैं, चलो मान लिया। लेकिन बीजेपी क्यों बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रही है? दिल्ली में 2-3 लाख बांग्लादेशी घुस गए हैं, बॉम्बे में कहते हैं 4-5 लाख बांग्लादेशी है, अहमदाबाद में जो पुलिस का एस्टीमेट है वो 20-25 हज़ार बांग्लादेशियों का है। तो 1998 से लेकर 2004 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसने कितने बांग्लादेशियों को निकाला? 100-200, 1 करोड़ में से 1000-2000 कितनों को निकाला? क्यों नहीं निकाला? तो जो एनालिस्ट है वो तुरंत जवाब दे देंगे कि उसका कारण मुस्लिम वोट बैंक है। तो जो भी आदमी ये कहता है कि मुस्लिम वोट बैंक कारण है भारत के पॉलिटिक्स में, तो मैं उसको 2 सर्टिफिकेट देता हूँ। एक तो उसका IQ 3000-4000 से ऊपर है, 4 डिजिट IQ जो मैं बोलता हूँ, पीपल विथ 4 डिजिट IQ। और दूसरा कि उसके पास मैथमेटिक्स में उसने डबल या ट्रिपल PhD करके रखा है। क्योंकि हिंदू वोटर लिस्ट आप ले लो, वोटर लिस्ट तो इलेक्शन कमीशन कंपाइल करता है, वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी आप वोट डाल पाओगे। वोटर लिस्ट ले रैंडमली 1000 लिस्ट ले लो या सेंसस का डेटा ले लो या कोई भी डेटा ले लो, तो मुस्लिम वोटर का पॉपुलेशन है 15%, इंडिया का एवरेज। कुछ कुछ स्टेट में ज़्यादा है, जैसे यूपी में 18% है, वेस्ट बंगाल में 30% है, गुजरात में कम है 9% है, हरियाणा में उससे भी कम है 7-8% है, पंजाब में उससे भी कम है। कुछ स्टेट में मतलब ऑल इंडिया का एवरेज आता है 14-15%। अब मान लो उनमें और हिंदू वोट है, सिख और जैन और बुद्ध मिला के कुछ 82% और 2% क्रिश्चियन वोट है। अप्रोक्सीमेट नंबर दे रहा हूँ। तो कोई कहे कि 14 इज ग्रेटर देन 82, यानी कि मुस्लिम वोट 14%, हिंदू वोट 82%, 14 इज ग्रेटर देन 82, तो मैं कहूँगा उस आदमी का IQ 2000 से ऊपर है, 4000 से ऊपर है, और उसने मैथमेटिक्स में कोई PhD करके रखा है, डबल PhD, ट्रिपल PhD। क्योंकि मुझे जो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा उसमें 14 इज लेस देन 82, इतना ही नहीं, 14 की वैल्यू है वो 82 के मुकाबले 1/5 या 1/6 हिस्सा है। फिर दूसरा आता है कि हिंदू सब बटे हुए हैं। अरे भाई बटे हुए हो तो भी 2-3 टुकड़े हो तो 50 पार्टियां तो नहीं है, 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों में बढ़ गए तो 82 डिवाइड बाई 3 भी कर लो, 82 डिवाइड बाई 4 भी कर लो, तो भी वो 14 से बड़ा आंकड़ा हुआ। और 50 पार्ट में कैसे बढ़ सकते हैं हिंदू वोट, जब 50 पार्टियां ही नहीं है नेशनल लेवल पे या इवन रीजनल लेवल पे। आप एक एरिया को देख लो तो 2 या 3 मेजर पार्टी होती है, बहुत कम ऐसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे 4 मेजर पार्टी। तो कैसे, कितने उसके टुकड़े होंगे तो भी कितने टुकड़े होंगे? और छोटे से छोटा टुकड़ा, कम से कम छोटा नहीं तो जो बड़ा टुकड़ा है या मिडिल लेवल का टुकड़ा है वो तो 14-15 से बड़ा ही होगा। तो अब मैं 2 चीज़ पे आऊँगा कि ये मुस्लिम वोट बैंक की जो बात की जाती है वो सर से पाँव तक बकवास है। और दूसरा कि जो क्यों ये झूठ बोला जाता है और क्यों ये झूठ फैलाया जाता है, तो कारण है सऊदी अरेबिया से आने वाला पैसा। जैसे कि दिल्ली का बीजेपी यूनिट है वो बांग्लादेशियों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रहा, बॉम्बे का बीजेपी यूनिट है वो क्यों बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कानून की मांग नहीं कर रहा, क्यों कानून उसने पास नहीं किया जब उसकी 6-8 साल गवर्नमेंट थी
या बीजेपी की जब 1998 से 2004 की गवर्नमेंट थी, क्यों उन्होंने बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कानून पास नहीं किए? उसका कारण है सऊदी अरेबिया से आने वाला पैसा। किस तरह से? ये पैसा अनेक माध्यमों से आ रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, इंडियन बिजनेसमैन, जो कि सऊदी अरेबिया में बिजनेस करते हैं। उनको वहाँ से अरबों रुपए का मुनाफा होता है, लेकिन मुनाफे में जो उनको बिजनेस करने के लिए सहूलियत देती है सऊदी अरेबिया के शेख और रॉयल फैमिली वगैरह, वो उसके साथ कंडीशन रखते हैं, कंडीशन अटैच करते हैं, और वो कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो निकाल देंगे तुमको सऊदी अरेबिया से। बिजनेस क्या 2 रुपये भी कमाने नहीं मिलेगा। वो कंडीशन ये रखते हैं कि भाई भारत में जो इतने पॉलिटिशियन है उसको तुम कंट्रोल में रखो। क्या कंट्रोल में रखो? कि वो इतने कानून ना बनाए, पब्लिक को इस तरह की इंफॉर्मेशन ना दे, इस तरह का प्रचार ना करे वगैरह। और यदि कोई ऐसा प्रचार करता है तो उनको कहा जाता है कि इस नेता को दबाओ या समझाओ या बिठा दो, ताकि हमारा काम होता रहे। यानी किस तरह से कि सऊदी अरेबिया के जो लॉबियां हैं वो चाहती हैं कि भारत में इस्लाम आ जाए। ये उनकी इच्छा 1500 साल पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, 1500 साल से हो जाता है। अब बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये उनके माइंड में है कि यदि लाखों करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुस जाते हैं पश्चिम बंगाल आसाम एरिया में, तो एक दिन वो पूरा का पूरा आसाम है वो टेक ओवर कर सकते हैं, और वहाँ जितने नॉन मुस्लिम है सबको मार डालो, भगा डालो, अपहरण करो, जो भी है, जैसे 1947 में हुआ था। और पश्चिम बंगाल का भी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ भी सबको मार के भगा दो, और इस तरह से वो पूरा एरिया है वो बांग्लादेश में आ जाएगा। वो वहाँ दारुल अमन जो कहते हैं, यानी कि वो एरिया है वो पूरा मुस्लिम हो जाएगा। ऐसा सऊदी अरेबिया के शेख चाहते हैं, ये उनकी इच्छा सैकड़ों साल हजारों साल पुरानी। अब मान लो नेशनल आईडी सिस्टम, अभी नहीं, अभी जो नेशनल आईडी सिस्टम है वो तो बकवास है। उसमें तो बांग्लादेशी को आईडी दे देते हैं, जैसे ही वो बांग्लादेशी जाता है तो फौरन उसको आईडी दे देते हैं। उसमें ये भी नहीं लिखा गया कि भाई आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए तभी आपको आईडी मिलेगा, या इंडिया के सिटीजन नहीं हो और आपने आईडी के लिए अप्लाई किया और यदि पता चला तो आपको जेल की सजा होगी। वो क्लॉज निकाल दिया मनमोहन सिंह ने, वो रखा ही नहीं था, पर रखने से मना कर दिया। मनमोहन सिंह और नंदन नीलकनी दोनों ने मना कर दिया कि इस तरह का कोई क्लॉज हमें नहीं रखना। अब मान लो कोई नेशनल आईडी सिस्टम ऐसी बनाने की कोशिश करता है जिससे बांग्लादेशियों का आना कम हो जाए, या तो जो मैंने कानून प्रपोज किए कि भाई जितने भी फ़ोन मिले वो स्टडी करो कि देखो कौन बांग्लादेशी हफ्ते में 1-2 घंटे से ज़्यादा उसको फ़ोन आता है या वो फ़ोन करता है, ऐसे आदमियों का नाम फोटो सब इंटरनेट पे डाल दो। बांग्लादेशियों को बोलो कि भाई इनमें से कोई आपका रिश्तेदार होगा और डीएनए टेस्ट से साबित हो जाएगा कि आपका रिश्तेदार है तो आपको 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। और यदि कोई पकड़ा जाता है बांग्लादेशी तो उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट हो। तो इस तरह के कानून यदि कोई लाने की कोशिश करता है तो उसको दबा दो या बिठा दो या चुप कर दो या उसकी फंडिंग खत्म कर दो ऐसे नेता की। और ये रीजन है कि बीजेपी के नेता बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कोई कानून नहीं बना रहे और फिर लोगों को झुठलाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए कारण दे देते हैं कि बांग्लादेशी वोट बैंक। अब कितने बांग्लादेशी भारत में हैं? 2 करोड़। सबके पास वोटर कार्ड हुआ तो भी कितने वोटर हुए? 2%। मान के चलो कि बाकी जो 14% मुस्लिम है वो भी सब बांग्लादेशियों के सपोर्टर है, जो बात गलत है। मैं पहले ही बोलता हूँ, हिंदुस्तान के मेजोरिटी मुस्लिम बांग्लादेशियों को पसंद नहीं करते। उसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूँ कि अहमदाबाद में एक जुहापुरा करका एरिया है, पूरा 100% मुस्लिम है। मतलब एक ज़माने में वो 80% हिंदू था, लेकिन चिमन भाई पटेल की गवर्नमेंट आई, 1990s की बात है। माधव सिंह सोलंकी 1984 में उसकी गवर्नमेंट आई, चली गई, लेकिन अमर सिंह चौधरी और उसके बाद चिमन भाई पटेल की गवर्नमेंट आई। उसने लतीफ़ नाम के एक गुंडे को लाइसेंस दे दिया था कि वो जुहापुरा एरिया में कितने भी लोगों की मर्डर करा सकता है, टांग तोड़ सकता है, पिटाई कर सकता है, उसके और उसके आदमियों को कुछ नहीं होगा। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने भी लतीफ़ को काफ़ी प्रोटेक्शन दिया। तो उसकी वजह से कुछ 7-8 साल में वो जो एरिया है वो आज 95-100% मुस्लिम हो गया।
लेकिन उस एरिया में वहाँ के स्थानिक मुसलमानों ने बांग्लादेशियों की झोपड़पट्टियाँ जला दी, उनको भगा दिया मार के। तो हिंदुस्तान के अधिकतर मुसलमान बांग्लादेशियों से नफरत करते हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। और मान के चलो कि ये 14% भी उनके सपोर्टर है, तो इस तरह से 15-16% वोटर है, उनमें से तो 2% लोग भी बीजेपी को वोट नहीं देते या शिवसेना को वोट नहीं देते। तो फिर क्यों ये पार्टियां बांग्लादेशियों को भारत से निकालने के लिए कानून लाने से मना कर रही है, या बांग्लादेशियों को ढूंढ सके इस तरह के प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, फोन बिल को मतलब राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, ताकि पुलिस कमिश्नर रिश्वत लेना कम करे। अभी समस्या क्या है पूरे हिंदुस्तान में, वो पश्चिम बंगाल हो या अहमदाबाद हो या दिल्ली हो या बॉम्बे हो, कि बांग्लादेशी है वो पुलिस को हफ्ता देते हैं और इसलिए पुलिस उनको निकालती नहीं है। और पुलिस तो बांग्लादेशियों को पसंद करती है क्योंकि बांग्लादेशी डबल हफ्ता देते हैं। जहाँ भी बांग्लादेशी दूसरों हिंदू गुंडों को भगा के अपना राज स्थापित करते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले मिठाइयाँ बांटते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी उनको डबल 3 गुना हफ्ता देते हैं जितना हिंदू गुंडा हफ्ता देते थे उसमें। तो मैंने जो कानून प्रपोज किया उसमें यह है कि राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, फिर ये पुलिस कमिश्नर है वो टेलीफोन का डेटा गैदर करेगा, पब्लिक में नार्को टेस्ट होगी वगैरह। तो शिवसेना और बीजेपी के लीडर इस कानून का विरोध कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, अन्ना हजारे भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, सारे के सारे छोटे अन्य भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, प्रस्तावित कानून का। वो क्यों, उनको क्या मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत है, अन्ना को क्या मुस्लिम वोट मिलने वाले हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को कौन से मुस्लिम वोट मिलने वाले थे जो ये नार्को टेस्ट इन पब्लिक का, बांग्लादेशियों के पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने के कानून का विरोध कर रहे हैं। तो उसका रीजन साउथ मनी है, साउथ फंडिंग है, कि सऊदी अरेबिया जो मीडिया को पैसा दे रहा है, सऊदी अरेबिया का दूसरा चैनल है वो मीडिया है, कि बहुत सारे हमारे भारत के टीवी चैनल और अखबार है वो सऊदी अरेबिया के पैसे पे चलते हैं। तो वो चैनल वाले नेताओं को जाके बोलते हैं कि यदि आप इस तरह के टॉपिक छेड़ोगे तो हम आपको नेगेटिव पब्लिसिटी देंगे, तुम्हारी पब्लिसिटी तो बंद करा ही देंगे, प्लस तुम्हें बड़े पैमाने में नेगेटिव पब्लिसिटी देंगे, पोल खोल के रख देंगे तुम्हारी। और ये सारे नेता, उनके बहुत सारे स्केलेटन है उनके कपबोर्ड में, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी के स्केलेटन में बहुत बड़ा कपबोर्ड में क्या उसके है कि उन्होंने 1999 में सोनिया गांधी को पीएम बनाने की मदद की थी। अब ये बात यदि एक हिंदूवादी कार्यकर्ता के पास चली जाती है कि 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी ने वाजपेयी की सरकार गिराई थी, गिराने में सूर्यपंखा गांधी यानी सोनिया गांधी की मदद की थी और सूर्यपंखा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की थी, तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो ये बात सऊदी अरेबिया फंडेड टीवी चैनल लोगों तक न पहुंचाए, इसलिए उनकी इज्जत बात माननी पड़ती है और इसलिए बांग्लादेशियों को प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह से ये सारे मुस्लिम, और ये बात को छिपाने के लिए, अब ये बात तो बोल नहीं सकते कि मैं सऊदी अरेबिया के पैसे से डरता हूँ, या तो मुझे सऊदी अरेबिया के पैसे का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा लेना है इसलिए मैं नेशनल आईडी सिस्टम नहीं होने देता। इस बात को छिपाने के लिए वो दूसरे एनालिस्ट जो है, अखबार वाले, कॉलमिस्ट वगैरह, उनको पैसा देते हैं कि आप ये लॉजिक छापो, गलत लॉजिक, कि हम मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ये कानून नहीं ला रहे। जो अडवाणी ने नेशनल आईडी सिस्टम पे बहुत ढोल बजाए थे 1991 से लेके, मैंने उनके काफ़ी स्टेटमेंट पढ़े थे 1991 से लेके 1998 तक, उनके जितने भी बीजेपी के मैनिफेस्टो है सब में नेशनल आईडी सिस्टम का मेंशन है। वो होम मिनिस्टर बने 1998 से ईयर 2004 तक, उन्होंने नेशनल आईडी सिस्टम नहीं आने दिया भारत में। क्या, क्यों नहीं आने दिया? कि सऊदी अरेबिया का पैसा कैसे अहम भूमिका निभाता है ऐसे मुद्दों में, कि भाई आपके पास कितने वोट हैं, 23%, बीजेपी को 23, 24, 25% वोट मिलते हैं। अब 23 के 35 नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी में इतना भाई भतीजावाद है कि जो भी नेता आता है एमपी की पोजीशन पे, वो अपने भाई भतीजों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देगा, जज बनवा देगा, आईएएस में उसको प्रमोशन दिला देगा। तो जो ओबीसी है वो बड़ी संख्या में बीजेपी को, अब शायद पिक्चर चेंज हो तो अलग बात है, पर वो वोट नहीं दे रहे थे कि भाई तुम तो तुम्हारे भाई भतीजाओं को वो प्रमोट करोगे, हमको नहीं करोगे, तो हम तुम्हारी पार्टी को वोट क्यों दें। तो इसलिए बीजेपी की गाड़ी, ये 1998-99 की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ, 23-24% पे जाके अटक गई थी। तो अब दो ऑप्शन रखे कि भाई तेरे को, तुझे पीएम बनना है, अडवाणी के सामने हाँ बनना है। यदि सऊदी अरेबिया का लॉबी
अडवाणी के जो विरोधी हैं बीजेपी के अंदर, ये 2004 की बात है, आज की बात नहीं। आज तो पिक्चर काफ़ी बदल गया है। आज तो अडवाणी सर से पांव तक बदनाम हो चुके हैं बीजेपी में। 2004 में अडवाणी को हीरो माना जाता था। 2002-2003 की बात कर रहा हूँ, उसमें अडवाणी को बीजेपी के कार्यकर्ता हीरो मानते थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी को मानते हैं। वो सोचते थे कि वाजपेयी है वो हाजी है, और अडवाणी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो भारत में हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। इस तरह का विचार आरएसएस के कार्यकर्ताओं में 2003-2004 की साल में था। तो यदि तो जो सऊदी अरेबिया की लॉबियां हैं वो बीजेपी को इस तरह, वो अडवाणी को इस तरह से दबाती है या कन्विंस करती है कि नेशनल आईडी सिस्टम कैंसिल कर दो, कि यदि आपके सामने हम अरबों रुपया खर्च करेंगे, आपके दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे और आपके आदमियों को तोड़ेंगे, आपके खिलाफ मीडिया कैंपेन करेंगे, तो आप हो सकता है तुम्हारी पार्टी के फिर से 150-200 सीट आ जाए, या मतलब सॉरी 100-150 सीट आ जाए, लेकिन आप पीएम नहीं बन पाओगे। दूसरा, जो मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, इनको सऊदी अरेबिया से बहुत पैसा आता है, ममता बनर्जी, ये लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और तीसरा, हम जो मीडिया चैनल को फंडिंग देते हैं वो भी आपको इतने बड़े पैमाने पे गालियां देगी और एक बदनाम करेगी कि आप पीएम नहीं बन पाओगे। तो यदि आपको पीएम बनना है तो आप ये सारे हिंदूवादी एजेंडा जो है, हिंदूवादी नहीं बोलता मैं, राष्ट्रवादी बोलता हूँ, बांग्लादेशियों को रोकना वो राष्ट्रवादी एजेंडा है, किसी भी एंगल से हिंदूवादी नहीं हुआ। ये सारे राष्ट्रवादी एजेंडा आप कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, या तो रफा दफा कर दो और बांग्लादेशियों को बेरोक टोक हिंदुस्तान के अंदर आने दो। और इसलिए उनको पीएम बनना था, तो इस लालच में आके उन्होंने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशियों को भारत में घुसने दिया। अब इसमें मुस्लिम वोट बैंक का लॉजिक कहीं नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम वोट तो वैसे भी उनको नहीं मिलने वाले थे और नहीं मिले भी नहीं और मिलने भी नहीं वाले थे। ऊपर से उन्होंने बांग्लादेशियों को गिन गिन के भगाया होता, चुन चुन के भगाया होता, तो वेस्ट बंगाल में उनको एक एक वोट मिल जाता। मैं फिर से दोहराता हूँ कि बीजेपी जब 2004 में पावर में थी, 1998 से 2004, यदि उन्होंने एक एक बांग्लादेशियों को गिन गिन के भगाया होता, जो कि मुमकिन है, तो वेस्ट बंगाल में जो 70% हिंदू वोट है, वो सारे के सारे वोट बीजेपी को मिलते, वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार आ जाती। लेकिन वो ये काम क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उन्हें सऊदी अरेबिया का पैसा दो तरह से चाहिए था, कि ये पैसा उनके खिलाफ ना जाए, अडवाणी के खिलाफ, और उनके फेवर में इस्तेमाल ना हो, और उनके फेवर में भी थोड़ा बहुत मिले। अब इसी तरह से दूसरा सवाल आता है, अभी जो मामला तो पार्लियामेंट में बड़े पैमाने पे डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि दलित मुसलमानों को और दलित क्रिश्चियनों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। मीडिया में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आया, उसके बाद नहीं आया, लेकिन पार्लियामेंट में इस पे जोर शोर से बहस हो रही है। कांग्रेस पिछले 50 साल से इस बात का समर्थन कर रही है कि दलित मुस्लिमों को और दलित क्रिश्चियनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नीतीश कुमार इस बात का समर्थन कर रहे हैं। शरद यादव ने इसका कानून राज्यसभा में रखा था, बाद में ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, पर शरद पवार इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जयललिता इसे सपोर्ट कर रही है, डीएमके इसको सपोर्ट कर रहा है, टीडीपी इसको सपोर्ट कर रहा है, मुलायम यादव, मौलाना यादव तो नाम में से गुण, वो तो सपोर्ट करेगा ही, वो भी कर रहा है, चौटाला इसको सपोर्ट कर रहा है। सारी पार्टियां, यानी बीजेपी और शिवसेना को छोड़ के सारी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही है, इस कानून को। इस कानून के पीछे कोई वोट बैंक नहीं है, सिर्फ पैसा है। कैसे? मिशनरियों का पैसा। मिशनरी चाहते हैं कि दलित मुस्लिमों को रिजर्वेशन का बेनिफिट चालू रहे। क्यों मिशनरी चाहते हैं? कि बड़ी संख्या में समृद्ध दलित क्रिश्चियन नहीं हो रहे। क्यों समृद्ध दलित क्रिश्चियन नहीं हो रहे? वो कहते हैं कि यदि हम क्रिश्चियन हो जाते हैं तो हमें रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे। अब मान लो कानून बदल जाता है कि यदि दलित क्रिश्चियन बनता है, हिंदू दलित क्रिश्चियन बनता है, तो रिजर्वेशन के बेनिफिट चालू रहेंगे, तो काफ़ी सारे समृद्ध दलित क्यों क्रिश्चियन हो जाएंगे? क्योंकि वो समृद्ध है, लेकिन मेडिकल की सीट का 25 लाख उनके पास नहीं है। अभी मेडिकल की सीट, ये जो मनमोहन सिंह ने और वाजपेयी ने जो कानून बनाया 1998 से लेकर आज तक, उसकी वजह से मेडिकल की अधिकतर सीटें एक ज़माने में फ्री थी। फ्री यानी साल के 10-20 मुश्किल से 10-1 हज़ार की फ़ी हुआ करती थी, और अब एक के बाद एक सारी जो फ्री मेडिकल कॉलेज है वो पेड सीट में कन्वर्ट हो रही है,
जैसे VS हॉस्पिटल जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे 7-8 साल पहले करीब सारी सीट फ्री थी। और अब परिस्थिति क्या है कि बोर्ड का फर्स्ट क्लास कोई टॉपर होगा तो उसको भी पहले जब वो फॉर्म भरने जाएगा तो चौकीदार उसको पूछेगा कि भाई तेरे पास 25 लाख रुपया है, नहीं है तो उसको वहीं चाटा मार के भगा देंगे। मेडिकल उसमें घुसने के लिए मतलब 25 लाख रुपया नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकते, बात खत्म। फिर तुम्हारा बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया हो या पूरे इंडिया के बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया हो या पूरी दुनिया के बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया हो, वो फर्स्ट नंबर का सर्टिफिकेट घर पे रखो, पहले 25 लाख लेके आओ। तो ये जो उनके पास जो समृद्ध दलित है वो उनमें से अधिकतर इतने समृद्ध नहीं है कि 25 लाख जुटा पाए। तो बहुत सारे दलितों को जब ऑफर दी जाएगी मिशनरियों द्वारा कि भाई तुम यदि 25 लाख देते हो, क्रिश्चियन बन जाओ, हम तुम्हें 25 लाख देंगे, तुम्हें मेडिकल सीट करा देंगे, तो काफ़ी समृद्ध दलित है, हो सकता है वो क्रिश्चियन बन जाए। और एक समृद्ध दलित यदि क्रिश्चियन बनता है तो उसके साथ सैकड़ों गरीब दलित भी क्रिश्चियन बन सकते हैं। जैसे कि गांव का मुखिया है, कोई गांव का मुखिया है, वो मान लो क्रिश्चियन बन गया, दलित क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन बन गया, तो हो सकता है पूरे गाँव क्रिश्चियन बन जाए। इसलिए मिशनरी है वो सारे एमपीओ को पैसा दे रहे हैं। तो अब बीजेपी के सारे एमपीओ ने एक बात तय की है कि हम इसे पब्लिक में मुद्दा नहीं बनाएंगे। वो इसे पार्लियामेंट में इस पे इतनी बात आगे बढ़ चुकी है कि इतने सारे एमपीओ ने समर्थन दिया, उसके बावजूद भी बीजेपी पब्लिक में इस मुद्दे को नहीं उछालना चाहती, क्योंकि कांग्रेस ने यह शर्त रखी है कि हम कानून पास कर देंगे, लेकिन पब्लिक में यदि मामला बहुत उछला तो हम इस कानून को पास नहीं करेंगे, क्योंकि यदि पब्लिक में मामला उछलता है और उसके बावजूद भी हम पास करते हैं तो हमारे वोट बहुत कम हो जाएंगे। पब्लिक को अंधेरे में रख के यदि ये कानून पास होता है तो पास कर लो। तो बीजेपी के एमपी बोल रहे हैं कि भाई ये मुद्दा मीडिया में नहीं आएगा, पार्लियामेंट में आप कानून ले आओ, हम इस कानून का विरोध कर लेंगे, वॉकआउट कर लेंगे, कानून पास हो जाएगा और उसके बाद हम किसी और मुद्दे पे बहस छोड़ देंगे। यानी पब्लिक को अंधेरे में रख के, या तो पब्लिक को पता ना चले, जागरूक ना हो और इस तरह से कानून पास करो। तो बीजेपी के अधिकतर एमपी सहमत हो गए। अब इसमें कहाँ वोट बैंक आया, बीजेपी को कहाँ मुस्लिम वोट मिलने वाले थे, कहाँ क्रिश्चियन वोट मिलने वाले थे। तो क्यों बीजेपी इस बात को एग्री हो गई? क्योंकि मिशनरी बीजेपी के सांसदों को पैसा दे रहे हैं। दो तरह से पैसा दे रहे हैं, एक तो सीधा कैश पेमेंट भी दे रहे हैं, दूसरा कि यदि आप ये कानून पास होने में रुकावटें डालोगे, रोड़े अटकाओगे, तो जो मीडिया को हम फंडिंग देते हैं, अधिकतर मीडिया हाउस है वो मिशनरी को पैसे के चल रहा है। जैसे अंग्रेजी अखबार सारे मिशनरी हो या मल्टीनेशनल कंपनी, वो एक ही बात हुई, उनके पैसे में चल रहा है। तो ये सारे मीडिया आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके विरोधियों को सपोर्ट करेंगे। फिर बीजेपी के अंदर भी बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे और इस तरह से हम आपको कैरियर रफा दफा कर देंगे। तो ये है, इसको मैं सादी भाषा में नोट बैंक कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया से आने वाला पैसा या तो मिशनरियों का पैसा, उसकी वजह से हमारे नेता सेक्युलर या सुडो सेक्युलर वर्तन कर रहे हैं, न कि 14% वोट की वजह से। क्योंकि कोई भी गणित के विद्यार्थी को पूछो, सिवा कि वो डबल पीएचडी हो, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस के लोग होते हैं, उनका मैथमेटिक्स में डबल ट्रिपल पीएचडी होता है। ये पॉलिटिकल साइंस वाले लोग होते हैं, वो बार बार कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक, जो कॉलम लिखने वाले होते हैं, बहुत जिनकी दीर्घदृष्टि होती है, विशाल फलक होता है, बहुत समझदार होते हैं, बहुत सारी रद्दी उन्होंने पढ़ी होती है, बस वही लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि ये 14 इज ग्रेटर देन 82, 14 इज ग्रेटर देन 82, कि ये 14% जो मुस्लिम है वो बाकी 82% से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि 82% बटे हुए तो भी 82 के जब तुम टुकड़े जोड़ोगे तो 82 हुआ, तो वो तो 14 से बड़ा हुआ। अब अंत में अलग अलग पार्टियों की एनालिसिस करते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रिसेंट एग्जाम्पल जो कन्नौज का हुआ। कन्नौज में मौलाना यादव की पुत्रवधू डिम्पल यादव ने फॉर्म भरा एमपी का। कन्नौज की सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि मौलाना यादव के लड़के अखिलेश यादव वहाँ पे एमपी थे, वो चीफ मिनिस्टर बने इसलिए, एमएलए बने इसलिए एमपी की सीट से उन्होंने रिजाइन किया, तो वो सीट खाली हो गई, तो वहाँ डिम्पल यादव को टिकट मिली। अब यदि इलेक्शन हुआ होता और बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा रखा होता और एक पैसा भी खर्च नहीं किया होता प्रचार में, तो भी बीजेपी जीत जाती। ये एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 साल पहले डिम्पल यादव हार गई थी, उसके सामने राज बब्बर खड़े थे कांग्रेस की ओर से और डिम्पल यादव हार गई थी। हराने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। क्यों उन्होंने हराया?
क्योंकि वो मुलायम सिंह के परिवारवाद से उग चुके हैं कि समाजवादी पार्टी रही नहीं है, मुलायम यादव एंड पार्टी बन गई है, मुलायम यादव एंड कंपनी की। हर जगह देखो जहाँ मुलायम के रिश्ते नाते यार दोस्त है, तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी इस परिवारवाद से परेशान हो गए। इसलिए यदि बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया होता तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही उसके लिए प्रचार कर देते एक एक घर जाकर। लेकिन बीजेपी ने क्यों कैंडिडेट खड़ा नहीं रखा? क्योंकि ये मौलाना यादव ने गडकरी को 25 करोड़ की रिश्वत दे दी और राजनाथ सिंह के भतीजे को कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। तो इसमें कहाँ मुस्लिम वोट बैंक आया? कौन सा मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पे था जो बीजेपी को कन्नौज में कैंडिडेट खड़ा रखने से कतरा रहा था? तो हर जगह आप देखो पॉलिटिक्स होता है वो पैसे के लिए है। फिर इसी तरह से यहाँ भी वही बात है। फिर कहा कि ममता बनर्जी कम्युनिस्ट पार्टी जो वेस्ट बंगाल में है वो बांग्लादेशियों को रोकती नहीं थी, तो उसका कारण पैसा था। क्योंकि एक बांग्लादेशी को राशन कार्ड और वोटर कार्ड दिलाने के 5000 रिश्वत मिलती थी लोकल तहसीलदार को। पैसा कौन देता था? वो पैसा सऊदी अरेबिया से आता था। सऊदी अरेबिया में कुछ ट्रस्ट है जो कि कुछ शेख है जो कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरिया में जो ट्रस्ट है उनको डोनेशन भिजवाते हैं, और एक बांग्लादेशी के राशन कार्ड और ये वोटर कार्ड बनाने के उसको 5000 देते हैं। जो पटवारी या तहसीलदार को 5000 मिलते हैं तो सारा का सारा वो अपने जेब में नहीं रहता, वो कलेक्टर तक देखता है और सीएम तक जाता था। बुद्धदेव भट्टाचार्य को कुछ 1500-2000 मिलते थे एक बांग्लादेशी के राशन कार्ड बनवाने के, और इसलिए वो बड़े पैमाने पे बांग्लादेशियों को घुसने देता था। और ये कारण कि उसका कारण मुस्लिम वोट बैंक है वो गलत है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट कितने हैं बांग्लादेश में? 30%, बाकी 70% तो हिंदू वोट है। उसके बाद ममता बनर्जी ने तो डबल कर दिया, वो तो ट्रक भर भर के बांग्लादेशियों को आने दे रही है। अभी तो व्यवस्था, अभी तो प्रॉब्लम ये हो गया, उसने दाम डबल कर दिया, 5000 के बजाय अब 10,000 देना पड़ता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि जो बांग्लादेशियों का जो एजेंट है वो हिंदुस्तानी हो या बांग्लादेशी, वो थैला भर के वोटर कार्ड और राशन बनवा लेता है, लेके बांग्लादेश जाता है, और बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में बैठे बैठे ही वोटर कार्ड और राशन कार्ड मिल जाते हैं, और वो बांग्लादेश में और वो इंडिया में घुसते हैं लेके। और एक बांग्लादेशी को वोटर कार्ड राशन कार्ड मिल दिलाने का 8-10 हज़ार देते हैं, जिनमें से पैसा ममता बनर्जी तक जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसका कारण मुस्लिम वोट बैंक है। तो भाई 4 साल तक तो इलेक्शन नहीं होने वाले, रात गई बात गई। जो नेता है वो वचन देता है, वचन देने के बाद भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि 5 साल तक उसको वोटर की जरूरत नहीं है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या कुछ भी हो, जैन हो, कोई भी। एक बार इलेक्शन खत्म होने के बाद 5 साल तक नेता को वोटर की जरूरत नहीं है। ये सिंपल अरिथमेटिक तो सबको पता है। तो इसका मतलब आने वाले 4 साल तक ममता बनर्जी को न मुस्लिम वोट की जरूरत है, न हिंदू वोट की जरूरत है, किसी वोट की जरूरत नहीं। और पार्लियामेंट का इलेक्शन भी तो 2014 में है ना, तो 2.5 साल तक तो, यानी कि ममता बनर्जी सीएम बनी कुछ 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले, यानी 2.5-3 साल तक तो ममता बनर्जी को एक वोट की जरूरत नहीं थी। तो क्यों उसने बांग्लादेशियों को नहीं भगा दिया? 3 महीना काफी है सारे बांग्लादेशियों को भगाने के लिए। 5000 बांग्लादेशियों को आप जेल में बंद करोगे तो बाकी कोई करोड़ रुकने नहीं वाले, दूसरे दिन भाग जाएंगे। ये पूरा जो बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए हम कहते हैं 2 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए। भाई 2 करोड़ घुस गए हो या 3 करोड़ घुस गए हो या 10 करोड़ घुस गए हो, आप 5000-10,000 बांग्लादेशियों को जेल में ठूसोगे और पब्लिक में नार्को टेस्ट कराओगे और उससे उनके रिलेटिव के नाम भराएंगे और उनके रिलेटिव को नोटिस भेजोगे। जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा, ये करोड़ के करोड़ बांग्लादेशी दूसरे दिन हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्यों ममता बनर्जी 3 साल का टाइम तो काफ़ी है बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, 3 महीने का टाइम काफ़ी है। बांग्लादेशियों को क्यों नहीं निकाल रही? क्या उसको 3 साल तक तो वोट चाहिए नहीं? उसको किसी को भी वोट नहीं चाहिए। तो वोट बैंक का रीज़न यहाँ साफ साफ पता चलता है कि वोट बैंक का रीज़न नहीं है, कोई और कारण है जो कि ममता बनर्जी को, बीजेपी के सांसदों को, कांग्रेस के सांसदों को, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इनको भारत में से बांग्लादेशियों को निकालने से रोके रहा है। और वो कारण है सऊदी अरेबिया का पैसा, जैसा मैंने आपको बताया। तो मैं फिर से समराइज करता हूँ कि भारत में सऊदी अरेबिया का पैसा 3-4 तरह से इन्फ्लुएंस करता है। एक तो सऊदी अरेबिया सीधा मदरसाओं को पैसा भेजता है, डोनेशन के स्वरूप में मदरसाओं के पास करोड़ों अरबों रुपया आता है। वो भारत के नेताओं को, पुलिस को, जज को पैसा देते हैं उनके सारे गुंडागर्दी के काम कराने के लिए, उनके गुंडों को रिहा कराने के लिए, गुंडों को बेल दिलाने के लिए जजों को पैसा देते हैं, उनके रिश्तेदारों को पैसा देते हैं। अभी हाईकोर्ट के जज ने एक कानून पास किया कि 15 साल की मुस्लिम लड़की वो शादी कर सकती है। अब ये
अब जज को क्या वोट बैंक से लेना देना, जज को कहाँ इलेक्शन लड़ना है, उसको कहाँ से मुस्लिम वोट बैंक का, ये सऊदी अरेबिया का पैसा बोल रहा है। जो सऊदी अरेबिया की लॉबियां हैं, मतलब सऊदी अरेबिया, इंडिया, मुस्लिम लॉबीज फंडेड बाय सऊदी अरेबिया है, तो करने वाले तो हिंदुस्तान के लोग हैं। सऊदी अरेबिया तो एक एक चीज़ के लिए वहाँ का शेख आ नहीं सकता इधर, वो तो सिर्फ पैसा भेजता है और उसका सुपरविजन करता है। पर उनका जो उनको स्ट्रेंथ मिलती है वो सऊदी अरेबिया के पैसे के पास की वजह से मिल रही है, तेल बेच के जो पैसा कमाते हैं उसको। वो लोबियाँ जजों के रिश्तेदार वकीलों को पैसा देती है और इस तरह के जजमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि 15 साल की मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है, जबकि वो माइनर है। तो पेरेंट की मर्जी के बिना माइनर कुछ भी नहीं कर सकता, ये कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर साइन नहीं कर सकता पेरेंट की मर्जी के खिलाफ। तो ये कानून को पूरे मतलब जितने भी हिंदुस्तान के कानून है, सारे हाईकोर्ट के जज ने सरेआम फाड़ के फेंक दिए और अपने घर से कानून बना के दिए। तो वो साफ पता है कि इसमें कोई वोट बैंक का लॉजिक नहीं है, क्योंकि जज को कहाँ इलेक्शन लड़ना है, ये सऊदी अरेबिया का पैसा बोल रहा है। कि इसी तरह से हाईकोर्ट के जज है, जो नियम है कि सुबह 6 बजे से पहले माइक का उपयोग नहीं हो सकता। अब क्यों आईपीएस, आईएएस और हाईकोर्ट के जज उस नियम को एनफोर्स नहीं कर रहे हैं? जो मस्जिदों पे बांगे दी जाती है तो उसमें कोर्ट जजमेंट है कि 6 बजे से पहले पुलिस परमिशन के बिना माइक नहीं यूज हो सकता, और पुलिस बहुत रेयर केस में परमिशन देती नहीं है जनरली। यहाँ पे नवरात्रि होती है तो भी उसका टाइम होता है 2 या 3 दिन ही 12 बजे तक होता है, वरना 10 बजे का टाइम होता है। 10 बजे के माइक बंद कर देना होता है नवरात्रि के टाइम पे। तो ये जो बड़े पैमाने पे माइक का यूज हो रहा है, उसका वजह भी पैसा है कि ये जो संगठन है वहाँ पे, स्थानीय संगठन, वो वहाँ के आईपीएस वगैरह, आईपीएस और जजों को पैसा देते हैं, इसलिए जज और आईपीएस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। इसमें कहाँ वोट बैंक आ गया? ऊपर से माइक बंद होगा तो हिंदू वोट बढ़ेंगे, जो भी बंद कराएगा, जो भी नेता माइक बंद कराएगा उसको हिंदू वोट मिलने वाले हैं। तो एक के बाद आप एक एक पॉलिसी को देखिए, एन्यूमरेटेड में जो बोलता हूँ कि फिर वो क्रिश्चियन दलितों को रिजर्वेशन देने का मुद्दा, तो क्रिश्चियन वोट तो भारत में 2% है, और कौन से बीजेपी के नेता को क्रिश्चियन, और ये 2% कितनों को वोट देंगे? क्या वो नीतीश कुमार को भी वोट देंगे? क्या ये मुलायम को भी वोट देंगे? मतलब एक आदमी के पास तो एक ही वोट है ना, वो हिंदू या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वोट तो एक ही है उसके पास। तो ये 2% कितने लोगों को वोट देंगे कि सारे के सारे लीडर, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम यादव, लालू यादव, दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस के सारे लीडर, 150, मैं कहाँ 200 नाम गिनने जाऊँ, और जयललिता, ये सारे के सारे इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि दलित यदि क्रिश्चियन बनता है तो उसका रिजर्वेशन बेनिफिट चालू रहना चाहिए। तो किसी भी एंगल से ये वोट पे नहीं आ रहा। तो ये जो पैसा कैसे आ रहा है, 3 चैनल से आ रहा है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में जो भारतीय व्यापारी है, उस व्यापारियों पे दबाव डाला जाता है कि आप ऐसे ऐसे काम करवाओ नेताओं से, वरना हम तुम्हारा धंधा पानी बंद कर देंगे। जो इंडिया के उद्योगपति है, जो बड़े पैमाने पे सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका काफ़ी एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है, फिर वो कपड़े का हो या साबुन का हो, जो बड़े पैमाने, उनको भी एक्सपोर्टर्स, उनको भी बोला जाता है कि आप तुम्हारे नेताओं से इतने इतने काम करवाओ, या ये काम हो रहे, ये काम को रोको, वरना हम तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे। दूसरा, सऊदी अरेबिया, मैंने आपको बताया कि मदरसाओं को फंडिंग देता है बड़े पैमाने पर, वो पैसा फिर यूज़ होता है, ट्रस्टों को पैसा देता है। और चौथा कि सऊदी अरेबिया की लॉबियों ने बड़े पैमाने से बहुत सारी टीवी चैनल और अखबारों में ही पैसा इन्वेस्ट किया है, और वो टीवी चैनल के द्वारा और अखबारों के द्वारा नेताओं को डराया धमका जाता है, नेताओं को, अधिकारियों को, न्यायाधीशों, कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो हम तुम्हारी पब्लिक में जाकर पोल खोल देंगे, तुम्हारे इतने इतने माइनस पॉइंट है, सच्चे माइनस पॉइंट है, वो पब्लिक में मैंने यदि बताने शुरू कर दिए तो ये तो माइनस पॉइंट है और ऊपर से सच्चे माइनस पॉइंट है, तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तो ये ब्लैकमेलिंग हो रहा है। तो अंत में इट इज़ नॉट अबाउट वोट बैंक, मिथ ऑफ मुस्लिम वोट जैसा कुछ है ही नहीं है, 14% है, और बाकी हिंदू वोट 82% है। 82 इज ग्रेटर देन 14, सिवाय कि तुम्हारी मैथ्स में डबल PhD हो तो अलग बात है, तो 14 इज ग्रेटर देन 82। और बाकी जो ये वोट बैंक के नाम पे पॉलिटिक्स नज़रअंदाज किया जाता है, उसका कारण पैसा है, और मुस्लिम वोट बैंक की झूठी बात कहने वालों को भी ये पैसा मिल रहा है, इसीलिए ये इस झूठी बात का प्रचार कर रहे हैं।
क्यों वो साफ साफ नहीं बोल रहे कि भाई ये नेता ने गलत काम किया क्योंकि सऊदी अरेबिया का पैसा था? आप जितने भी आदमियों से पूछोगे कि भाई अडवाणी ने नेशनल आईडी का कानून क्यों रुकवा दिया, तो वो बोलेगा उसका मुस्लिम वोट बैंक वो झूठ बोल रहा है। कुछ कुछ लोग भ्रमित होकर झूठ बोल रहे हैं, वो इस झूठ के प्रचार में आ गए। लेकिन जो बहुत ऊपर उठे हुए लोग हैं, जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे अरुण शौरी, अरुण जेटली है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं कि इसका कारण मुस्लिम वोट बैंक है। उनको पता है कि इसका कारण सऊदी अरेबिया का पैसा है, लेकिन वो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं कि इसका कारण मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये इसमें मैं आपको डिटेल करने के लिए कुछ गूगल दूंगा। राम जेठमलानी एक एग्जाम्पल है। राम जेठमलानी ने यहाँ तक कहा था कि मोहम्मद अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, और उस आदमी को बीजेपी ने राज्यसभा की टिकट दे दी। अब कौन सा मुस्लिम वोट बैंक का फैक्टर नट रहा था? जो आदमी बोलता है कि मोहम्मद अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, उस आदमी को क्यों टिकट देने की जरूरत पड़ी? उसके पीछे सऊदी अरेबिया का पैसा कैसे बोलता है कि राम जेठमलानी, आप गूगल करो 1960 नहीं, राम जेठमलानी स्मगलर, आप गूगल करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे कि राम जेठमलानी एक ज़माने में स्मगलरों का वकील था। वो सिर्फ स्मगलरों की वकालत करता था, और वो स्मगलरों से पैसा लेके पैसा जज को देता था, फेवरेबल जजमेंट आ जाते थे। वो जज फिक्सिंग के सिवा उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। तो इस तरह से वो उसका ये दाऊद और इन सब लोगों से बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया, और उसके पैसे की वजह से वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया, और इसलिए बीजेपी को उसको एमपी बनाना पड़ा। तो यहाँ हर जगह तुम देखो तो ये नोट बैंक का ही पॉलिटिक्स है, वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।